या हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम समीर कुमार है और मैं एज ए सीवीओ ऑलपोर्ट में काम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने हम अपना मार्केट पे अपना व्यू लेके आते हैं और इसको हमारे फाउंडर और सीईओ मिस्टर विकास अग्रवाल इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस बार भी हम अपना एक इन हाउस व्यू लेके आए हैं मार्केट के बारे में कि हमें क्या लगता है मार्केट के बारे में। आज की अगर हम वर्ल्ड माइक्रोस की बात करें तो काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट। और काफ़ी लोगों का मानना है कि क्या हम बियर जोन में चले गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं शायद हम बियर जोन में चले गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं स्टिल वी आर इन बुल जोन। तो आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कुछ डेटा पॉइंट से कि बेसिकली हम किस जोन की तरफ जा रहे हैं और आने वाला जो समय है शेयर मार्केट के लिए कैसे रहने वाला है। तो ओवर टू यू विकास जी। Thank you, Samir ji. Am I audible? या Okay. So, as a topic which is given to me this time is, are we getting into a bear zone? Well, it's very difficult to kind of say that we're getting into bear zone or markets are going to correct big time. So what we'll do is let's discuss some important data points. So we've done some homework, me and my research team, which we'll try and present to all our clients, and then we'll come to a conclusion. Where are we headed? So can I start the presentation? यस Can यस you, या so can you see my screen? या Okay, all right. So this is our monthly market outlook. Welcome to all of you for this presentation. Um, so let me begin my presentation with the first slide where everyone is concerned about blend touching in beyond three digits. So this is the history of oil prices since 2019-20. So आपको अगर ध्यान होगा, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि 1960 में ओपेक का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद से अगर आप प्राइसेस देखते हैं तो जब जब ये वॉर की सिचुएशन आई है, चाहे वो ईरान ईरान का क्राइसिस हो 1979 में, या 1990 में गल्फ वॉर हो, या 2008 की बात करें, आपको सब पता होगा जिस समय ये जीएफसी हुआ था, या आप 2011 में पीक किया, उसके बाद में 2020 में आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, कोविड वाज negative by 1 or 2% in the sense that and I mean the blend, sorry, was negative by 1 or 2% because people didn't had enough money to buy. I mean everybody was in fearful situation. और उसके बाद में यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में फिर से ये स्केल अप हुआ। सो अगर आप ये देखते हैं चार्ट, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब जब इस तरह की वॉर की सिचुएशन आती है, ऑयल प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। बट इवेंचुअली एज द वॉर सेटल्स डाउन, ये क्रूड जो है उसका प्राइस नीचे आने लगता है। या सो द सेकेंड थिंग इज, अगर आप देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, जिसमें हमारी जो डिपेंडेंसी थी 2018 में एज एन इकोनॉमी, वी हैड 21.4% ऑफ आवर ऑयल which was flowing through state of Hormuz, which in 2024 has come down to the tune of 20%. So the other one is crude. Crude was 16.5%. That has come down to 14%. So while in some area the dependency has gone down, but in some area the dependency has gone up. For example, petroleum product, it was only 4.9%, but this time it is 5.9%. So this is clearly indicating that how much we are dependent on state of Hormuz. ये मैंने इसको चाइना के साथ में कंपेयर किया, तो चाइना का अगर आप देखते हैं तो दैट इज हाईली डिवर्सिफाइड। For example, China imports only 17% from Russia, and other Gulf state is only 17%, but which is Saudi Arabia is about 14%. But other thing that you would look at is that they also import 11% from Malaysia. Iraq is about 11%. Brazil is about 8%. Angola is about 5%, and they also import from some of the African countries also, which is about 5%. So this, and of course, Iran, Russia, and Venezuela.
सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट वीजा भी चाइना, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो उतना ज्यादा डिवर्सिफाइड नहीं है। अगर आप इंडिया की बात देखते हैं तो इसमें रशिया इज अबाउट 15%, सऊदी अरेबिया इज ऑन 14%, इराक इज 14%, यूएई इज 14%, कतार इज 8%, यूएस इज ओनली 7%, कुवैत इज 6% एंड अदर्स आर 22%। सो आप देखें इसमें सऊदी से लेके इराक, यूएई, कतार, कुवैत और अदर कंट्री में भी, मिडिल ईस्ट की कंट्री में ज्यादा शेयर है। तो 55% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, and that is one of the reasons that we are worried about this war, that if this doesn't settle down, then our dependency on these countries these countries are very high. बट इसमें एक रिसेंटली न्यूज फिनेंशियल टाइम्स में एक सर्वे हुआ था जिसमें अमेरिका में वॉर को लेके एक सर्वे हुआ था, जिसमें अमेरिकन का कहना है, जो रिपब्लिकन्स हैं वहां के, उनका जो इस वॉर को लेके ओपिनियन है कि 49% ऑफ द पीपल स्ट्रांगली सपोर्ट दिस, रिपब्लिकन्स जितने भी हैं वो दे सपोर्ट दिस वॉर। पर अगर आप इसको डेमोक्रेट और इसके बीच में देखते हैं तो डेमोक्रेट्स में 54% स्ट्रांगली अपोज दिस वॉर। सो ओवरऑल अगर एडल्ट और ओवरऑल अगर देखते हैं, ऑल एडल्ट्स में अगर आप देखते हैं तो 31% स्ट्रांगली अपोज, 25% अपोज, 22% सपोर्ट एंड ओनली 22% स्ट्रांगली सपोर्ट। सो अगर आप देखते हैं 22 विच इज 44 इन ओवरऑल एडल्ट, 44% ऑफ द पॉपुलेशन इन अमेरिका सपोर्ट दिस वॉर। बट अगर 56% जो है जनता, वो चाहती है कि ये वॉर ना हो या बंद हो किसी तरह से। तो एक छोटा सा सर्वे है जो वहां का बताता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अभी एक मिड मिड टर्म इलेक्शंस है जिसको लेके ट्रम्प सरकार काफी काम कर रही है। सो व्हाई हॉर्मोज मैटर्स टू अस, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतार, दिस itself contributes about more than 55%, इंक्लूडिंग ओमान एंड बहरेन। आप देखिए प्री वॉर प्रोडक्शन इनका क्या था और अभी पोस्ट वॉर प्रोडक्शन में आप कितना फर्क आ गया है। जैसे ईरान का प्री वॉर प्रोडक्शन था 4.1 MB, जो कि अभी घट के 0.05 हो गया, और दैट टू ओनली फॉर डोमेस्टिक। और इसका हॉर्मोज से डिपेंडेंसी 100% है। तो अगर ईरान का तो पूरा ऑयल वहीं से एक्सपोर्ट होता है, बट ईरान का और इराक का अगर देखते हैं तो 97% डिपेंडेंसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। सऊदी अरेबिया का 89% है, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने एक अलग से भी एक पाइप में काम किया था, पाइप का निर्माण किया था, जिससे वो ऑयल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू ना जाके डायरेक्ट भी जा सकता है। आई शो यू दैट विथ हेल्प ऑफ अ ग्राफ एंड अ पिक। सो यूएई का 66% है। तो अगर देखते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जब से ये वॉर चालू हुआ है, एक्टिविटी काफी गिर गई है, आपने देखा होगा। दिस चार्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ टैंकर्स which are passing by, the numbers have gone down drastically, and US is trying hard to kind of save this situation. देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि इज देयर एनी अदर alternatives अदर देन हॉर्मोज। सो यस, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, बट इसमें कंसर्न ये है कि इसका कॉस्ट भी बढ़ता है इससे। और इस समय पे क्या हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। सो दे आर नॉट रेडी टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर, एंड इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो भी काफी बढ़ गया है, एंड द ओवरऑल फ्रेट चार्जेस हैव आल्सो गॉन अप टू लार्ज एक्सटेंट। सो प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर में मैरिटाइम इंश्योरेंस प्रीमियम इज गॉन अप एटलीस्ट 4 times in the last 15 days or so, ever since this war has begun. So this is clearly indicating that the situation is in, I mean, it's a very turmoil situation in state of Hormuz. अगर ये कंटिन्यू होता है वॉर, तो क्या होगा कि द इंटायर वर्ल्ड, द ग्रोथ ऑफ द इंटायर वर्ल्ड विल इवेंचुअली स्लो डाउन और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो अगर आप ये हिस्ट्री देखते हैं इन्फ्लेशन की 1960 से, मैंने निकाला है, तो मोटा मोटी 6% का एवरेज रहा है। अगर आप पिछले 50 सालों की हिस्ट्री निकालते हैं तो अभी आपको पता है कि इन्फ्लेशन इज वेरी मच
अंडर कंट्रोल। बट अगर ये वॉर सिचुएशन ऐसी रही और अगर ऑयल प्राइसेस ट्रिपल डिजिट में अगर जाते हैं, तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। दी अदर थिंग इज बिग पिक्चर स्ट्रेंथ बियॉन्ड वोलेटिलिटी। मैंने एक डेटा लिया जिसमें हमने देखा कि 2021 से डेटा लिया, तो 2021 से हमने एक जोन बनाया मार्केट का। वे निफ्टी का क्या जोन रहा है, तो निफ्टी का अगर जोन आप देखते हैं तो 296 डेज लगे निफ्टी को 1000 पॉइंट ट्रेवल करने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 17,823 का निफ्टी है, तो इसको क्रॉस करने के लिए 296 डेज लगे। फिर 18,000 से 19,000 की जर्नी तय करने के लिए इनको 157 डेज लगे। अच्छा, इस 296 डेज की हिस्ट्री में 17,000 से मार्केट 15,000 भी आया 2021 में, अगर आप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक मोतीलाल ओसवाल एंड कोटक एंड सम ऑफ द अदर रिसर्च कंपनीज फॉर शेयरिंग दिस डेटा पॉइंट्स विद अस। So the other thing is when you move from 18,000 to 19,000, 18,000 से मार्केट 16,000 आया देखिए, और वापस फिर 19,000 के यहाँ पे इसको ट्रेवल करने में 157 डेज लगे। फिर 19,000 से 20,000 में सिर्फ 95 डेज लगे, लेकिन 19 से वापस 18 में मार्केट आया। फिर उसके बाद 20,000 से 21,895 का निफ्टी जाने में मात्र 28 दिन लगे, और उसके बाद 21,000 से 22,000 जाने में 86 डेज लगे, और 22,000 से निफ्टी 23,000 जाने में 24 दिन लगे, 23,000 से 24,000 जाने में 16 दिन लगे, और फिर 25,000 मार्केट जब पीक आउट किया वहां से सिर्फ 47 डेज लगा, और उसके बाद से 25,993 अभी आपको लेवल पता है मार्केट का 23,000 का लेवल है, अभी तक 26,800 का लेवल आया नहीं है वापस। और इस पूरे चार्ट का अगर एनालिसिस करते हैं तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वहां से यहां तक का, वो आप लगा लीजिए सितंबर 24 में पीक आउट किया था, और अभी चल रहा है फेब्रुवरी, विच इज अबाउट व्हाट ऑलमोस्ट 18 मंथ्स, मार्च तक का डेटा ये, सो फेब्रुवरी एंड तक का डेटा है। तो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो गए हैं, और अभी निफ्टी जो है वो इस लेवल पे है, 22,000 23,000 के लेवल पे। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट this has taken the longest time for the market to kind of stay at this level because markets are in difficult situation. How Nifty spent before this big leap? So अगर आप देखते हैं तो 17,000 से जब 18,000 जा रहा था तो 75 बार मार्केट गिरा है। 18,000 से 19,000 की जर्नी पे 19 बार गिरा, 19 से 20 में 19 बार गिरा, 20,000 से 21,000 में 27 बार गिरा, 21,000 से 22,000 में 70 टाइम्स मार्केट हैज डिलीवर्ड नेगेटिव रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन इस बार जो है 25,800 से 26,000 में 58 टाइम्स हो गया। लेकिन इस बार आप देखते हैं फिलहाल तो सबसे ज्यादा है, द नंबर इज गोइंग बियॉन्ड 100 टाइम्स, सो मोर देन 100 टाइम्स market is not going beyond the level of 26,800 levels, and number has now gone to 100. So this clearly indicates that जब जब ऐसा हुआ है उसके अगले साल में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। ये ड्रॉडाउन देख लेते हैं अगर मार्केट का, तो ड्रॉडाउन आर लाइक बर्थडेज, दे कम एवरी ईयर इन द सेंस दैट आप अगर देखें, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 1980 से हमने डेटा लिया, 1980 से अगर आप 2004 तक देखेंगे तो आपको ऐसा कोई साल नहीं है जब आपको मार्केट नीचे नहीं दिखा। 1992 में और 2008 में तो हद ही हो गई, मार्केट हैज गॉन डाउन बाय 47%। दिस वाज हर्षद मेहता टाइम, एंड इन 2008 दिस वाज लेमन ब्रदर क्राइसिस व्हेन मार्केट हैड गॉन डाउन टू 60%, और 2020 में 38% नीचे चला गया। और अभी का जो डेटा आएगा उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि इस बार भी जो मार्केट है वो 15% से टूट चुका है। So what I am essentially trying to tell you is that volatility is nothing but an opportunity, and investors shouldn't get deterred by the intermittent falls. Dips are good for one-time investments. Volatility is a profit opportunity in the sense that अगर आप देखेंगे .com बबल हुआ 2001 में तो 27% मार्केट गिरा, 2005 में आप देखते हैं तो मार्केट फिर से 12% गिरा, फिर इन्फ्लेशन का फियर हुआ 2006 में तो मार्केट 30% का फॉल हुआ,
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेमन ब्रदर का तो 60% मार्केट गिरा। फिर टेपर टेंट्रम हुए थे, आपको याद होगा, वेस्टर्न इकोनॉमीज में, तो 28% का फॉल आया। उसके बाद में हमारा ये 2015-16 में ये नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, उस टाइम पे 23% का फॉल हुआ। उसके बाद 2018 में 8%, 5% लगातार फॉल हुआ, और फिर कोविड आ गया 38% का। फिर वहां से निकले तो 38% का सप्लाई चेन प्रॉब्लम आ गया, जियो पॉलिटिकल टेंशन आ गए, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो गए, यूक्रेन वॉर हो गया। फिर वहां से निकले तो एफपीआई ने सडनली पिछले साल में झटका दिया, एक बार में 1 लाख करोड़ का माल बेचा सितंबर में, और उसके 6 महीने के अंदर फरवरी में फिर से 1 लाख करोड़ का माल बेचा। तो एफपीआई के एग्जिट हो गए अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट हुए, ऐसा नहीं कि इंडिया में। वहां से 10% गिरा। और अभी ये देखिए, जस्ट इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अभी इसमें, दिस इज स्लाइटली ओल्ड डेटा, बट अभी यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 15% गिर चुका है। तो ये जर्नी चलती रहेगी, 2001 से चल रही है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन आती है, बट ये इस तरह की सिचुएशन से आगे भी बढ़ता है। जब यहाँ पे निफ्टी 1000 भी नहीं थी 2001 में, 1000 से 1500 था, वहां से निफ्टी 25,000 हुई है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ये सिचुएशन चलती रहेगी, बट सिचुएशन इंप्रूव होगी। देखा, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अभी अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है तो ग्लोबल जो इकोनॉमी है, विच इज कम डाउन फ्रॉम 3.3 टू 2.7, 2.8 नाउ, ये फर्दर हो सकता है श्रिंक करके 2.5% की ग्रोथ पे आ जाए। और इंडिया जो 6.8% से ग्रो कर रहा है, वो उसकी ग्रोथ हो सकता है, अगर ये कंटिन्यू हुआ वॉर यहाँ से 6 महीना, तो हमारी जो ग्रोथ है वो हो सकता है 5% पे सिमट जाए, बिकॉज वर्ल्ड विल कम डाउन टू 2.1%। अगर वर्ल्ड 2% पे आएगा तो इंडिया भी 5% की ग्रोथ पे आ जाएगा। हालांकि अगर देखते हैं आप, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में इंडिया का, इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 2030 India will have 18% contribution in terms of global supply chain। तो ऑब्वियसली वहां पे होगा। दूसरा एक इशू, एक और मैंने आपको बोला पहले, बिगनिंग के पहले, समी जी के टर्बुलेंट टाइम है मार्केट के लिए। अभी ये जापान का एक नया रिस्क है, जिसमें रिस्क ऑन कैरी ट्रेड इंक्रीजिंग है। आपको पता होगा कि Japan has broken out the deflation trap, and that plugged the economy. So now it's the consensus has shifted from if to how fast we can do it. That's the kind of scenario in Japan which was noticed, and this has nothing but helped increase chances of yen appreciation after a long, long period of time. So basically, there is a carry trade. In fact, Japanese wants to kind of withdraw their investments from other countries and want to bring back the money to their own country. The other alarming situation is that some of the large fund houses globally, which is like BlackRock or maybe JP Morgan, they are kind of restricting the redemption of all private credit funds. ये एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब प्राइम जैसी वार्निंग है क्या, कुछ लोगों का कहना है कि यूएस विल गेट इनटू ट्रबल। सो वो भी एक समझने की बात है यहाँ पे। The other thing is, a lot of people then came out of equity and put their money into crypto. But crypto again lost about more than $2 trillion in terms of market cap. And between 2021 to 26, the crypto has come back to its old levels. So crypto has also kind of, more particularly in the last 6 months, it has lost big time. अच्छा, ये जैसे अगर ये वॉर से निकलते हैं, तो नेक्स्ट वॉर जो हमारे सामने खड़ा हुआ है वो है ताइवान। विल ताइवान बिकम द नेक्स्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क? तो यूएस चाहेगा कि हमारा, क्योंकि यूएस का इंपोर्ट ताइवान से बहुत बढ़ रहा है, और यूएस चाहेगा कि ताइवान पे चाइना कब्जा ना करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से अभी निकलेंगे तो नए कॉन्फ्लिक्ट के लिए मुझे लगता है कि ये स्थिति बन रही है अगले 1 साल में। ऐसा मेरा अनुमान है, आई कुड बी रॉन्ग। बट चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है साइलेंटली बहुत काम कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन, जो एनर्जी पे बहुत काम कर रहा है फ्यूचर फ्यूचर में। तो चाइना का अगर आप देखते हैं, 39 न्यूक्लियर रिएक्टर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी इसमें अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वी ओनली हैव 6, रशिया हैज ओनली 6, इजिप्ट हैज 4, टर्की हैज 4, साउथ कोरिया इज ओनली 3, बाकी तो बांग्लादेश, जापान। तो अगर आप इस तरह पे आप देखते हैं, जो हमारे इंक्लूडिंग यूके अगर आप देखते हैं, ऑफकोर्स अपना ये जो
साउथ कोरिया और रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब, ब्राजील, ब्रिक्स वगैरह में देखते हैं तो सबसे ज्यादा चाइना इसमें काम कर रहा है। तो चाइना इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट इट रेडी। दूसरा, चाइना में आपने देखा होगा कि चाइनीज इकोनॉमी ने ट्रेड वॉर जीत लिया साहब। इतना ज्यादा ट्रेड वॉर ट्रम्प के तरफ से हुआ, बट डिस्पाइट ऑल दैट they have $100 billion of a month trade surplus। कि भाई इतना सब होने के बाद भी उनका जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। ये एक बहुत बड़ी बात है चाइना के लिए। तो मेरी नजरों में तो इन्होंने ये ट्रेड वॉर जीत लिया है चाइना ने। और चाइना इज ट्राइंग टू anyways, I don't want to go on public, but China is trying to do their best. The other thing is US nominal GDP of 58% in the last 5 years. बट यूएस का अगर डेट देखते हैं तो डेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। $38 ट्रिलियन की उधारी है यूएस में इस समय पे। आप मतलब हिसाब लगा लीजिए समीर जी, द काइंड ऑफ डेट द यूएस इकोनॉमी हैज। एंड यूएस की बात करेंगे तो यूएस के जो कंज्यूमर हैं उनको भी ये ऑयल प्राइसेस पे इफेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, वहां पे भी अगर ट्रिपल डिजिट में गया है ईरान वॉर के टाइम पे तो वहां पे भी उनको इफेक्ट आया है। एंड अक्रॉस द ग्लोब, एज यू नो, द क्रूड इज नाउ, ब्लेंट इज टचिंग मोर देन $100। दिस इज नॉन अफोर्डेबल फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस। तो अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है तो द इंटायर वर्ल्ड विल कम इन ट्रबल। पर हमने सोचा कि इसको इंडिया में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा। सो लॉट ऑफ गुड वर्क इज डन बाय कोटक एंड एसबीआई टीम हियर, एसबीआई रिसर्च टीम। तो उन्होंने बोला अगर पर $10 बिलियन का अगर बढ़ता है, अगर फॉर एग्जांपल डॉलर कहीं 90 के आसपास में सेटल होता है ना, तो हमारा जो कैड है वो 36 बीप से बढ़ जाएगा। हमारा जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो उस पर इफेक्ट आएगा वो 1.6% का आएगा। इन्फ्लेशन 30 बिप्स से बढ़ से 30 बिप्स 35 बिप्स से बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल में रहेगा। कई लोग ये इस नंबर को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। तो फॉर देम टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इफ क्रूड सेटल्स डाउन एनीवेयर बिटवीन 90 to 100, आपका 50 पैसे से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने वाला है। एंड नोइंग द फैक्ट दैट सीपीआई इन्फ्लेशन इज वेरी मच इन कंट्रोल, यू विल नॉट हैव टू मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन दैट। बट यस, आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन थोड़ा मतलब 3.9 पे आ जाएगा। जीडीपी में आपको -20 बिप्स का फर्क दिखेगा। तो जो ग्रोथ है वो हम 7% सोच रहे थे, वो 6.8 हो जाएगी। अगर वो $110 हो जाता है तो 6.4 हो जाएगी। और $130 हो, 130 बैरल डॉलर हो जाता है तो ग्रोथ जो है 6% होगा। बट इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है ग्रो करने के लिए। मतलब अगर सप्लाई, अगर ईरान से बात करके अगर वो सप्लाई इंश्योर कराते हैं तो इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो। और ये देखिए, ग्लोबली अगर देखा जाए तो सडन स्पाइक इन क्रूड प्राइसेस हैव हिस्टोरिकली हर्ट इंडिया। आज से नहीं, पहले भी अगर मैंने 1997 से डेटा देखा तो 1997 से 2025 तक आप देखेंगे तो जब जब ये सिचुएशन आई है इस तरह की, the effect has subsided once the crude prices go back to the lower value। इवेंचुअली तो आज नहीं तो क्रूड कल तो वापस वो लेवल पे आएगा। दे कांट कंटिन्यू टू ब्लैकमेल द इंटायर वर्ल्ड ऑब्वियसली। तो जैसा ही अगर सेटल होने लगेगा तो रियल जीडीपी ग्रोथ वर्सेस एवरेज क्रूड प्राइसेस ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये सडनली, देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे सडनली ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर सेटल होता है कहीं तो भी नीचे आके। एंड ऑल दिस हैपेंस इन अ पीरियड ऑफ अ क्वार्टर और अ टू। ऐसा नहीं कि ये लंबा समय चलता है। तो मैंने 1997 से अगर ये आप चार्ट देखेंगे तो इस तरह के सिचुएशन हुई है यहाँ पे। लेकिन वो ये चार्ट बताता है कि ये सेटल भी हुई है। जैसे 2000 सबप्राइम के टाइम पे क्रूड जो है नेगेटिव में चला गया था, जैसे कोविड में चला गया। देखिए ये नेगेटिव में नहीं गया बट एकदम माइंड लोअर पे आ गया था, less than $30 बिलियन। ये तो नेगेटिव में चला गया था कोविड के टाइम पे, आपको याद होगा। तो बट ओवरऑल एक चीज अपने को देखने को मिली, अच्छी चीज ये है कि इंडिया में अगर आप देखते हैं कि 2005 से 2025 तक जो ये सेंसिटिविटी थी ऑयल की, कि इंडिया इज एब्सोल्युटली 100% कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, दैट हैज कम डाउन बिग टाइम।
So from there to here, it is every year India is trying to work around on renewable energy, and as a result of that, our dependency is going down, and our internal production capability is also improving. So उस टाइम की सिचुएशन तो ऑफकोर्स नहीं है। एंड देखिए ये कुछ बेसलाइन पे डेटा किया है कि रियल जीडीपी अगर 7% है, और अगर ये वॉर लंबा चलता है, तो 6.5% की ग्रोथ आएगी। अगर 7% है, अगर आप 7 पकड़ लेंगे तो हो सकता है 6.5% का ग्रोथ आएगा। आप 6.5 बेस पकड़ेंगे तो 6% का ग्रोथ आएगा, पर 6% से इंडिया ग्रो करेगा? सीपीआई इन्फ्लेशन है, ये हो सकता है 4 से 5 हो जाए वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में, अगर ये 8 दिन से 8 वीक से ज्यादा चलता है तो। हमारा जो कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट, हो सकता है 2.3 हो जाए 1 से, और अब बीओपी है 7.6 से माइनस में चला जाए हमारा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रूपी जो है वो ज्यादा से ज्यादा टूट के 95 हो जाएगा। 92 तो चल ही रहा है अभी, 90 93 अराउंड। तो ये मैंने हम लोगों ने एनालिसिस किया कि भाई अगर वॉर एक्सटेंड होता है तो क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द war. So India runs a very high CAD versus large cash for major emerging markets. So that's a good thing about India. The concern is that INR is getting depreciated. So this is at about 92.5 now, around 93. 0.5% here and there. It keeps fluctuating every day, but that's a concern. And but as I was telling you that eventually by 2030, and this is the data from IMF, which has projected that in next 5 years time, India will have 18% contribution to the globe in terms of GDP growth. So 18% of the growth will come from India. That's the projection that IMF has done. इसका इम्पैक्ट क्या आया है कि जियोपॉलिटिकली जो ये सिचुएशन चल रही है, सडनली आपने देखा अभी निफ्टी काफी नीचे आ गया है, 23,000 के लेवल पे आ गया है। बट स्मॉल कैप में जो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है वो काफी अच्छे देखने को मिला है। दिस इज नथिंग टू डू विथ वॉर, बट more than that, large cap, mid cap, small cap universe based on MFI classification, as per the SEBI classification. When you look at what we are witnessing is that the large cap is growing at about 11%. Mid cap is also has delivered 11% at the PAT growth last year, last quarter. But small cap has shown good amount of number, which is about 18-19%. The corporate earning growth trend improving. Overall corporate profit, as I was telling you, in 2026, as Nifty's profit has gone to around 8% this year, and it is expected that it will touch 14% next year. I mean, from April onwards. This is the MSCI India index has underperformed last 1 year. MSCI Korea has outperformed big time, 189%. एंड MSCI इंडिया इंडेक्स हैज अंडरपरफॉर्म। चाइना ने अच्छा किया हमारे से, यूएस ने अच्छा किया है, MSCI वर्ल्ड ने अच्छा किया है, जर्मनी ने, यूरोप ने, और ये ऐसी कंट्री हैं जहां पे ग्रोथ नेग्लिजिबल है, जापान ने। बट इंडिया हैज अंडरपरफॉर्म। इंडिया हैज अंडरपरफॉर्म बिकॉज one of the major reason is that FIIs, these FPIs have sold assets, and number two is that India has done a lot of good work on the reform side, so all that number will start reflecting from this year onwards. FIIs ने बाइंग चालू की थी फरवरी में, हमने देखा था, हम लोग काफी खुश हो गए थे। $1.7 बिलियन का फंड्स आया था। जैसे वो इम्प्रूवमेंट आने लगा तो वैसे ही वॉर छिड़ गया, तो वापस से फिर उन्होंने बेचना चालू कर दिया। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे टर्न बायर ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, but very unfortunate that war began and they became net seller. Whereas DIIs have continuously they are buying every even February में भी उन्होंने बाई किया जब भी FDIs खरीद रही थी। मार्च में भी अभी भी जब मार्केट गिर रहा है तो DIIs कंटिन्यूसली दे आर बाइंग। एंड ओवरऑल FPIs का जो डिकेडल लो का हमारा एक्सपोजर है वो डिकेडल लो पे है।
so it is about 15% only now, FPIs का जो एक्सपोजर है इंडियन इक्विटीज में। मार्केट वैल्यूएशन वाइज देखते हैं अगर, तो मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट बिलो the last long term 10 20 years of data points. You look at from 2016 to 26, the Nifty P average is about 18.6, and currently the historical numbers are at about 19 and a half. So हम historical number से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी, हिस्टोरिकल नंबर 18.6x है, हम 19 एंड हाफ पे ट्रेड कर रहे हैं। और स्मॉल कैप में वी आर ट्रेडिंग एट अबाउट 26.8 times, whereas the historical number is about 17. So this is the last slide that we had, and I'm happy if you have any question for me, Samir. Thank you so much. थैंक यू विकास जी, काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट्स आपने हमें शो किया है। तो जो लोग भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या आप हमें बोल सकते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आया है विकास जी, मैं चाहता हूँ कि आप उसका आंसर करें। अभी कुछ लोग हमें बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर के, और एक दूसरा क्वेश्चन भी है उसके साथ में कि उनके हिसाब उनको वो पूछ रहे हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा जो व्यू है इस समय पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपका क्रूड ट्रिपल डिजिट में है, तो इस समय पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना करते हुए वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, हाउ दिस वॉर इज शेपिंग अप। बट मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। अगर आपके इक्विटी एलोकेशन आपने कम किया हुआ है, इफ यू आर अंडरवेट इन इक्विटी, आई थिंक मार्केट्स आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी लाइक कोविड, as Mr. Ramdev Agrawal also categorically mentioned the other day, along with Mr. Sunjay Bhattacharya. So I kind of tend to agree with his statement that this is the time when, if you are underweight in equity, this is the time to accumulate. If you have already invested, then don't have to do anything. You'll have to wait and watch. And if you have some amount of liquidity which is expected, then you should actually do top up in your existing investment instead of opening up new investment. Like that. एक क्लाइंट पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशन को लेकर के आपका क्या व्यू है। उनका कहना है कि उनका जो पोर्टफोलियो है स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा डाउन है, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। अब म्यूट करिए, सब डिस्टर्बेंस का। Yes, yes. देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड दिखाया था जिसमें हिस्टोरिकल अगर आप देखते हैं तो 18.6 का लार्ज कैप का, 18.6 टाइम्स का निफ्टी का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और अभी 19.6 पे है लार्ज कैप। सो हिस्टोरिकल एवरेज काफी ज्यादा, बट हमने क्या अभी आपको दिखाया कि जो Q3 में पैड ग्रोथ भी है, वो भी हमें स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिली। तो स्मॉल कैप में जो ग्रोथ रेट है, अगर पूरे साल का देखेंगे तो 22 से 23% का है। तो इसकी वजह से उसका पी भी महंगा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि there are two ways of looking at it. If you are investing in mutual funds, then you should look at multi caps, where the fund manager, depending upon the valuations, they will keep changing the valuations, they keep changing and reshuffling the portfolio. But if you have to design your portfolio, then I would say that this is the time that you should accumulate as much as possible in small cap, and accumulate, because some of the small caps have corrected to the tune of more than 25-30%. So I think it's a good time to average it out. एक इन्वेस्टर का पूछना है कि यहाँ से आपको डाउनसाइड रिस्क कितना लग रहा है मार्केट में। ओके, वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं डेटा प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो मैं आई वुड लाइक टू रिजर्व माय कमेंट हियर। वेरी डिफिकल्ट टू से, बट जैसा मैंने बोला कि बॉटम कैच करना भी बहुत मुश्किल है। और आपने देखा कल मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लगातार लास्ट वीक में चारों दिन नीचे था। तो अगर वैल्यूएशन वाइज पूछते तो क्लियरली मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। बट जो दो कंसर्न है मैंने आपको बताया अभी। पहला कंसर्न है कि वहां पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां से सप्लाई बढ़नी चाहिए इंडिया में। दैट्स नंबर वन कंसर्न। नंबर टू कंसर्न है
कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। सो ये जो अगर ट्रिपल डिजिट में अगर ब्लेंड जाता है क्रूड, तो वो हमारे लिए कंसर्न है। अगर वो रहेगा तो मार्केट चलने वाला नहीं है, ये क्लियरली क्लियर है। तो हमारा ये मानना है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और तीसरा, अगर ब्लेंड वॉर में अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, वॉर सेटल डाउन होता है, ब्रेंट नीचे आता है, तो फिर आपने टाइम नहीं करना चाहिए। देन यू शुड बी रेडी टू डिप्लॉय एटलीस्ट 25-30% ऑफ योर लिक्विडिटी एट करेंट लेवल्स। नीचे बहुत बोलना मुश्किल है, कई लोग बोल रहे 21,000 का सपोर्ट है, कोई बोल रहे 20,000 का सपोर्ट है, कोई बोल रहे 22,000 का सपोर्ट है। पता नहीं कहाँ से नंबर आते हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल है ये कैलकुलेट करना कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। टेक्निकली ये मेरा ये मानना है, पिछले 25 सालों में लर्निंग हुई है कि ये टेक्निकल चार्टिस्ट जो होते हैं ये नहीं फिगर आउट कर पाते हैं। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको स्लोली स्लोली, अभी नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे। सही है विकास जी, सेल लगा हुआ है मार्केट में, खरीदना चाहिए। समीर गोखले जी हैं, उनका बोलना है कि एनालिस्ट जो हैं हर हर हमेशा क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट आर स्टिल ओवर प्राइस एंड हैव नॉट करेक्टेड इनफ। तो इसके बारे में वो व्यू जानना चाह रहे थे आपका। देखिए, मैं मानता हूँ हिस्टोरिकल एवरेज अगर 18.5 पी का है, तो अभी लार्ज कैप 19.5 पी पे है। बट आप है ना, इसमें ना दो दो चीजें हैं। एक तो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। ये जो आप देख रहे हैं ना निफ्टी का, ये तो निफ्टी में उस समय पे सारी बेकार कंपनी होती थी। अभी तो क्या हुआ है, ऐसा मार्केट कैप का फॉर्मूला लगाया है रेगुलेटर ने कि जो खराब कंपनी है वो उससे बाहर चली जा रही है और सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनियां वहां पे आ रही है। तो अच्छी कंपनियों के आने की वजह से ऑब्वियसली उसका पी थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, आपको मैंने दिखाया कि अक्रॉस द ग्लोब इंडिया हैज, एमएससीआई इंडिया हैज अंडर परफॉर्म टू एवरीवन। और ऐसा कुछ इंडिया में हुआ नहीं है जिसकी वजह से कुछ मेजर इशू होगा। बट पिछले 18 महीने में दोनों हो चुका है, टाइम करेक्शन भी हो चुका है, प्राइस करेक्शन भी हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया चीप मिलेगा ऐसा नहीं है कि भाई चाइना जैसे आपको 15 टाइम पे मिल रहा है। तो ये मैं आपकी अग्री करता हूँ कि 15-15 टाइम्स पे चाइना अवेलेबल, बट आप देखो 4 बार चाइना ऊपर गया, 4 बार नीचे आ गया। तो जो भी कंट्री जिसमें जिसका स्ट्रक्चरल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होता है ना समीर जी, चाहे वो यूएस हो, जैसे 15 साल में यूएस हैज डिलीवर्ड 15% रिटर्न से डॉलर टर्म। स्ट्रक्चरली काफी उन्होंने काम किया है। जो टॉप 7 कंपनीज है उनकी, गूगल, एप्पल, इन लोगों ने काफी मार्केट कैप ऐड किया है इकोनॉमी में। तो जहां पे इस तरह का, ऑफकोर्स उसके जो एक्सपेंसेस है उसकी मैं ध्यान बात नहीं करता हूँ अभी, बट इस तरह का अगर आप देखते हैं तो दो ही कंट्री है, यूएस और चाइना। तो यूएस एंड इंडिया। तो चाइना में वो मैं एग्री करता हूँ कि वो आपको चीप मिल रहा है, लेकिन वहां की बार बार जाता है ऊपर फिर भर से नीचे की जाता है। दे आर ट्रेडिंग इन 19 years ऑफ 9 हिस्टोरिकली दे आर ट्रेडिंग नाउ। हिस्टोरिकल पी अगर आप देखते हैं तो 19 साल पहले के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अभी चाइना। तो ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया यहाँ से और सस्ता होगा। यस, आइडली अगर आप इक्विटी बेच के रखें तो आप चाहेंगे थोड़ा और नीचे जाए लेकिन जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है वो चाहेंगे ना जाए। तो ये तो बुल और बेयर और ग्रीड और फियर, हमेशा ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव दैट इंडिया में टाइम करेक्शन भी हो गया है, प्राइस करेक्शन भी हो गया है, एंड बहुत ज्यादा नीचे टाइम करना मुश्किल है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट डिप्लॉइंग एटलीस्ट 25-30% ऑफ योर मनी। थैंक यू विकास जी, आपने काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स शेयर किया, जो एक इशारा करता है कि आने वाला जो समय है डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट इस चीज़ों को दरकिनार करके आगे जाकर और परफॉर्म करेगा। इन्वेस्टर्स, आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को रीच कर सकते हैं और वहाँ पे आपको हमारा कंपनी का नंबर मिल जाएगा, उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो आपको सॉल्यूशन देने में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।